वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा एक्सक्रीशन के बारे में। किसके बारे में? एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है। और इससे पहले हमने है वो कंप्लीट कर लिया था न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड देन अभी हमने लास्ट जो कंप्लीट किया वो कौन सा था? हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और आज हमारा है लास्ट टॉपिक है ये एक्सक्रीशन। ये हमारे लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है भाई। ठीक है। और इसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। तो देखिए, हम अपने एक्सक्रीशन से बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वो प्रोसेस जिसमें जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है ना, वो बॉडी से रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। ठीक है। अभी देखिए, एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन रिमूव्स अनवांटेड बाई प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस, और रेगुलेट द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, रेगुलेट वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी, रेगुलेट पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। देखिए, इसमें हमारे क्या कहा गया है कि एक्सक्रीशन किसको रिमूव करता है? अनवांटेड प्रोडक्ट को, या फिर आप बोल सकते हो कि जो बाई प्रोडक्ट होते हैं ना मेटाबॉलिज्म को, उसको रिमूव करता है, जो कि टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको। और जो हमारे जो बॉडी में फ्लूइड होता है ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट आयंस हो गए, वाटर कंटेंट हो गया, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है। और फिर बाद में उसको रिमूव करते हैं, जो भी वेस्ट बच गया। अब बात आती है हमारी सबसे पहले एक्सक्रीशन है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। तो दे रिमूव वेस्ट बाय द सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर, फॉर एग्जांपल अमीबा। अभी देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें एक्सक्रीशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है भाई। जैसे एग्जांपल हो गया अमीबा। अब देखो, CO2 is excreted by the diffusion through the cell membrane, while waste like urea are excreted through the जो है ना contractile vacuoles, जिसको वो क्या करती है? हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ द वाटर। देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि जो CO2 रिमूव होती है ना, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट मेनली हमारे CO2 और हमारा यूरिया, जिस किस में प्रेजेंट होता है? ये यूरिन में ही होता है। ठीक है। तो जो CO2 होता है वो एक्सक्रिएट किया जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन से। वाइल जो हमारा यूरिया होगा ना, वो कैसे एक्सक्रिएट कर देंगे? वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू है ना, उसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ऐसे होता है एक्सक्रिएशन किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। कैसे होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो CO2 वो एक्सचेंज हो जाती है, और जो यूरिया होगा वो कैसे निकलेगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के। ठीक है। अभी बात आती है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की। अब एनिमल्स में एक्सक्रीशन है ना, वो कैसे होता है? देखिए, इन अर्थवॉर्म, नेफ्रिडिया आर द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है ये हमारे। आल्सो मोस्ट स्किन एक्ट एज ए एक्सक्रेटरी ऑर्गन। जो मोस्ट स्किन होती है ना, वो भी एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन का काम करती है। ठीक है। अर्थवॉर्म के अंदर कौन कौन करते हैं? जो अर्थवॉर्म हो गए, उसमें नेफ्रियाड जो होती है ना, नेफ्रिडिया, वो करती है। और उसकी जो मोस्ट स्किन होती है ना, वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन का काम करती है। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? जो माइक्रोस्कोपिक जो थिन ट्यूब्यूल्स होते हैं फ्रॉम द नेफ्रॉन विच एक्ट एज एक्सक्रेटरी ऑर्गन। जो ह्यूमन बीइंग होंगे ना, उसमें माइक्रोस्कोपिक जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, और जिसको जो किससे बने होते हैं? फोम नेफ्रॉन से बने होते हैं। ठीक है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन टेक टुगेदर टू फॉर्म ए किडनी। देखिए, 1 मिलियन जो नेफ्रॉन मिलेंगे ना, 10 लाख जो नेफ्रॉन मिलके एक किडनी बनाते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना भाई। अब बात आती है हमारी एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की। अभी देखिए, जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है ना ह्यूमन बॉडी का, वो दो ही है भाई, CO2 एंड यूरिया। ठीक है। अभी देखिए, CO2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन विच इज एक्सक्रेटेड बाय द लंग्स। जो CO2 जो गैस प्रोड्यूस होती है ना रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, वो कैसे बाहर निकाल दी जाती है? लंग्स के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन्स। जो यूरिया है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? डिकम्पोजिशन हो जाता है किसका? जो अनयूज्ड प्रोटीन हो गए ना लीवर के अंदर, तब फॉर्मेशन होती है।
विच इज एक्सक्रेटेड बाय द किडनी, वो किडनी की हेल्प से बाहर निकाल दिया जाता है। द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का क्या है भाई, किडनी ही है। ठीक है, जो यूरिया होता है ना वो कैसे फॉर्मेशन होती है, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं ना उनकी क्या होती है, डिकम्पोजिशन होती है। ठीक है, अनयूज्ड प्रोटीन की, उससे फॉर्मेशन होती है यूरिया की। लीवर के अंदर होती है, कहाँ पे होती है, लीवर में। और फिर बाद में वो एक्सक्रिएट कर दिया जाता है हमारी किडनी की हेल्प से। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन है भाई। अब बात आती है हमारी जो एक्सक्रेशन है ना CO2 का, वो बाई लंग्स कैसे होता है। अभी देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। अभी देखिए, इस पहली लाइन में क्या बताया गया है, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसमें हमारी CO2 गैस बनती है, तो वो हमारी क्या होती है, एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट होती है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। ये क्या होती है, ये हमारी बॉडी टिश्यू से किस में आती है, ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर आती है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू आती है, डिफ्यूजन के अंदर प्रोसेस के थ्रू हमारी जो बॉडी से है ना किस में आ जाती है, फ्लूइड के अंदर, जो हमारा ब्लड होगा ना उसके अंदर आ जाती है। ब्लड कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पास में। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं ना तब क्या होता है, तब हमारे जो लंग्स है ना एक्सक्रिएट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी एयर के अंदर, थो नोस्ट्रिल से। Thus, our lungs act as a excretory organ by removing the waste product carbon dioxide from the body। अभी देखिए, मैं इसको फिर से समराइज कर देता हूँ। जो हमारी CO2 होती है वो वेस्ट प्रोडक्ट होती है। वो कैसे फॉर्मेशन होती है, जब हमारा रेस्पिरेशन होता है ना फूड का, तब इसकी फॉर्मेशन होती है CO2 की। और ये हमारी बॉडी से किस में आ जाती है, ब्लड के अंदर आ जाती है। किस प्रोसेस के थ्रू आती है, वो ब्लड में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आती है। और फिर बाद में वो क्या हो गया, डिफ्यूज हो गई हमारी ब्लड के अंदर। जो ब्लड है वो फिर हमारे लंग्स के पास में जाएगा, और जो लंग्स होंगे ना CO2 को एक्सक्रिएट कर देंगे, या फिर एक टाइप से कह सकते हो कि आप बाहर निकाल देंगे जब हम ब्रीथ आउट करेंगे। ठीक है, तो वो हमारे नोस्ट्रिल से बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार से हमारे जो लंग्स होते हैं वो किसका काम करते हैं भाई, एक्सक्रेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो एक्सक्रीशन होगा ना वो यूरिया के थ्रू कैसे होगा। ओस्मो रेगुलेशन देखिए, सबसे पहले क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड आयनिक बैलेंस इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी प्रोसेस है। ओस्मो रेगुलेशन हम किसको बोलते हैं, एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर और जो आयन क्या है ना उसका राइट अमाउंट को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है, बैलेंस करके रखती है। उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। जो किडनी कंट्रोल क्या करती है, वाटर बैलेंस को और आयनिक बैलेंस को, किसकी हेल्प से, बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, नोट में देखिए क्या कहा गया है, किडनी परफॉर्म बोथ फंक्शन, एक्सक्रेटरी और ओस्मो रेगुलेशन, दोनों ही काम करती है। वाटर का कंटेंट और आयंस का कंटेंट है बॉडी के अंदर, वो मेंटेन करके रखती है। अभी देखिए, जो एक्सक्रेशन है ना ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्टिंग द फॉलोइंग ऑर्गन। कौन कौन से होते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम के ऑर्गन, हमारे किडनी होती हैं, दो यूरेटर होती है। देखो ये दो किडनियाँ है ना, बीन टाइप में दो यूरेटर है ये वाली। ठीक है, इनको यूरेटर बोला गया है। और फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है ये वाला। ठीक है, और यूरेथ्रा होता है ये वाला। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं। क्लियर। अभी देखिए नेक्स्ट, ओर्टा और हमारी इंफेरियर वेना कैवा क्या होती है। ओर्टा क्या करती है, ब्रिंग करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू किडनी। क्या करती है, जो ओर्टा होगी ना वो क्या होगी, हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी किडनी के पास में। जो वेना कैवा होगी वो क्या करेगी भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी हमारी किडनी से। ठीक है, अब बात आती है किडनी की। अभी देखिए, किडनी क्या होता है, द फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस लाइक यूरिया, अदर वेस्ट, साल्ट हो गया, एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड इज कॉल्ड यूरिन। देखिए, जो हमारी किडनी होती है ना वो रिमूव कर देती है हमारा जो पॉइजनस सब्सटेंस है ना, यूरिया, उसको बोला गया यूरिया को पॉइजनस सब्सटेंस। ठीक है, उसको रिमूव कर देती है। जो हमारा अनवांटेड वेस्ट साल्ट हो गई या फिर कोई भी ज़्यादा पानी पी लिया उसको भी रिमूव कर देती है। ठीक है, और किस कलर का होता है, येलोइश लिक्विड होता है भाई, जिसको हम यूरिन बोलते हैं ना, बॉडी से बाहर निकाल देती है। ठीक है, दे आर द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन बीइंग बीन शेप्ड रेडिश ब्राउन कलर की होती है भाई, ये बीन शेप्ड रेडिश ब्राउन कलर
ध्यान रखना किडनी का कैसा कलर होता है, पहले तो बीन जैसी होती है, बीन का मतलब होता है जो हमारी दालें होती है ना इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी वो, ठीक है, सोयाबीन की देखना या फिर जो हमारी दाल होती है उनको देखना, तो वो आपको बीन शेप में दिखेंगी, ठीक है। और रेडिश ब्राउन कलर की होती है हमारी किडनी। आर द लोकेटेड कहाँ पे होती है, हमारे एब्डोमेन होता है ना, वन अनदर साइड ऑफ द बैकबोन, जो हमारी बैकबोन होगी पीठ, एब्डोमेन होता है जनरली हमारे चेस्ट से नीचे वाला जो एरिया होगा ना, उसमें क्या होता है, जो हमारी जो किडनी होती है ना, वो कहाँ पे होती है, जो हमारी जो क्या बोलते हैं भाई इसको, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उसके दोनों साइड में होती है, एक इस साइड होती है एक इस साइड होती है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बैकबोन बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को। लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है, राइट वाली थोड़ी डाउन साइड होती है, ठीक है। ईच किडनी एज द मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी फिल्ट्रेशन यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। जो स्ट्रक्चरल जो फंक्शनल यूनिट है ना किडनी की, वो क्या होती है, नेफ्रॉन ही होती है भाई, ठीक है। नेफ्रॉन क्या करते हैं, किडनी बनाते हैं, लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन एक साथ मिलके या फिर 10 लाख नेफ्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट, जिसको हम एक टाइप से किडनी बोलते हैं ना, ठीक है। और जो किडनी फ्रॉम द यूरिन विच पासिस थ्रू द यूरेटर, क्या करती है जो किडनी, वो पास कर देती है यूरेटर को और यूरिनरी ब्लैडर को, फिर स्टोर होता रहता है, तब तब तक स्टोर होगा, तब तक हम उसको रिमूव नहीं कर देते। जो हमारा यूरिन है वो किसके थ्रू रिमूव किया जाता है, यूरेथ्रा के थ्रू किया जाता है, ठीक है। फिर बात आती है नेफ्रॉन के बारे में। फंक्शनल यूनिट या फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी किसको बोला गया है, नेफ्रॉन को बोला गया है भाई। नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, बोमून कैप्सूल और रीनियल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब देखिए ये हमारा बोमून कैप्सूल है और ये हमारा रीनियल ट्यूब्यूल है, या फिर सॉरी कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं भाई इसको। ये हमारा बोमून कैप्सूल दिखा रखा है, ठीक है। ये रेड कलर में आपको दिखा रखी है हमारी आर्टरी, और जो ब्लू कलर में दिखा रखी है ये हमारी वेन्स है भाई, ठीक है। अभी बात आती है नेक्स्ट बोमून कैप्सूल के बारे में। कौन सी बात है, बोमून कैप्सूल किसको बोलते हैं, ठीक है। ईच नेफ्रॉन हैज ए कप शेप्ड अपर एंड कॉल्ड बोमून कैप्सूल। देखिए जो हर एक नेफ्रॉन ना कप शेप अपर एंड रखता है, इस टाइप से आप बोल सकते हो। एक सेकेंड, इस तरीके से बनता है ना ऊपर, ये कप शेप स्ट्रक्चर बनाता है अपर एंड की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, बोमून कैप्सूल बोलते हैं भाई। इट कंटेन ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसके अंदर जो नेटवर्क होता है ना ब्लड कैपिलरीज का, ठीक है। और उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। देखिए ये हमारा कप शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम बोमून कैप्सूल बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज है ना, ठीक है, एक नेटवर्क बनाती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। फिर बात आती है ब्लड एंट्री इनटू द ग्लोमेरुलस थ्रू द रीनल आर्टरी। जो ग्लोमेरुलस में ब्लड कहाँ से आता है, रीनल आर्टरी के थ्रू आता है। इट फिल्ट्रेट द ब्लड एंड ब्लड लीव्स थ्रू एफेरेंट आर्टरी। अभी देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ही ब्लड हमारा उसके अंदर आया ना ग्लोमेरुलस में रीनल आर्टरी के थ्रू, तब क्या होता है, वो फिल्ट्रेट होता है ब्लड को, और ब्लड को किस में छोड़ देता है, वो एफेरेंट आर्टरी के अंदर छोड़ देते हैं तब उसको, ठीक है, ग्लोमेरुलस से। फिर क्या होता है, फिल्ट्रेशन इज ड्यू टू द वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलस कैप्सूल, जो हमारी कैपिलरीज होती है बोमून कैप्सूल, विच आर वेरी थिन एंड सिलेक्टिवली परमिएबल, इट अलाउ ओनली द स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड वाटर इन द ब्लड टू पास थ्रू देम। अभी देखिए जो फिल्ट्रेशन यूनिट है ना उसके अंदर, जैसे ही ग्लोमेरुलस के अंदर आया तो उसमें क्या होता है कि उसमें ना कैपिलरीज बनी हुई होती है, उसके अंदर से सिर्फ जो होते हैं ना सिलेक्टिवली परमिएबल, जो चीज़ जो सिलेक्टेड ही चीज़ें पास हो सकती है उसके अंदर से, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है ना वाटर के या फिर हमारे ब्लड के होंगे वही पास होंगे, जो कुछ भी एक्स्ट्रा वेस्ट बचेगा वो वहीं पे बच जाएगा, ठीक है। उसके अंदर से सिलेक्टिवली जो चीज़ें होती है वही पास आउट होती है उसमें से। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट और यूरिया प्रेजेंट इन द ब्लड passes into the बोमून कैप्सूल एंड देन एंट्री into the tubules of nephron। देखिए ये क्या कह रहा है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान ना हमारा जो ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, साल्ट और यूरिया
प्रेजेंट होता है ना हमारे ब्लड में, वो भी क्या हो जाता है, बोमन कैप्सूल से पास हो जाता है और वो किस में एंट्री करता है, फिर नेफ्रॉन के अंदर एंट्री करता है। किस में करता है भाई, नेफ्रॉन के अंदर एंट्री करता है। ठीक है, अब बात आती है रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में। देखिए, व्हेन द फिल्ट्रेट कंटेनिंग द यूजफुल सब्सटेंस एज वेल एज वेस्ट सब्सटेंस passes through the tubules, then the useful substance are reabsorbed। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद हमारे किसकी बात आती है, पहले हमारी बोमन कैप्सूल की थी, ग्लोमेरुलस की थी। ठीक है, ग्लोमेरुलस के बाद में किसकी बात आई थी भाई, फिल्ट्रेशन हुआ था ना वहीं पे हमारा, फिर वो नेफ्रॉन में आ गया था। फिर रीनल आर्टरी में फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होते हैं, ब्लड के दौरान दोनों वेस्ट और इम्पो जो हमारा यूजफुल सब्सटेंस है ना, दोनों ही होते हैं। उसमें से यूजफुल सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है दोबारा, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जो हमारे साल्ट हो गए, वाटर हो गया, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओनली जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, यूरिया या फिर अनवांटेड साल्ट होता है या फिर एक्सेस वाटर होता है हमारी ट्यूब्यूल्स में से, वो क्या हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के पास से भेज देते हैं उसको, रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू किससे चला जाता है वो, कलेक्टिंग डक्ट के। क्या होता है, द ब्लड इज नाउ फ्री फ्रॉम ऑल द वेस्ट। अभी देखिए जो भी वेस्ट था ना वो हमारा किस में चला गया, कलेक्टिंग डक्ट में चला गया, और जो हमारा ब्लड है ना वो फ्री हो गया वेस्ट से। ठीक है, इनटू द रीनल वेन्स, फिर वो किस में चला जाता है, रीनल वेन्स में चला जाता है, और वो वापसी इसको कहाँ पे भेज देती है, हार्ट के पास भेज देती है। कौन सी, उससे ट्यूब से, वेना कावा से। ठीक है, ध्यान रखना इसको अच्छे से, क्या कहा गया है, क्या समझाने की कोशिश की गई इसमें। एक बोमन कैप्सूल होता है ना, वो हमारा कप शेप स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। उनके अंदर क्या होती है, ग्लोमेरुलस के अंदर सिलेक्टिवली जो हमारा है ना, ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरीज होती है, उसमें से सिर्फ सिलेक्टिवली परमिएबल थिन है ना, जो थिन सिलेक्टिवली परमिएबल थिंग्स है वही पास आउट होती है, जैसे ग्लूकोज हो गया हमारा, साल्ट हो गया, यूरिया हो गया, और हमारा अमीनो एसिड हो गई, ये इसमें से पास हो जाते हैं हमारे बोमन कैप्सूल में से, और फिर वे एंटर किस में करते हैं, ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन में। ठीक है, और उसके बाद में फिल्ट्रेट होने के बाद में जो दोनों सब्सटेंस बच जाते हैं ना हमारे ब्लड में, जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं और हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो दोनों इसके अंदर आ जाते हैं ब्लड के अंदर फिल्ट्रेट होने के बाद में। इसमें से क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट है, जो यूज़फुल है, वो रीएब्जॉर्ब कर ली जाती है। जो वेस्ट होते हैं ना, अनवांटेड साल्ट हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, वो हमारे रीनल ट्यूबुल किस में सेंड कर देते हैं, उसको कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, वो जो हमारा वेस्ट था वो किस में कहाँ चला गया भाई, कलेक्टिंग डक्ट में चला गया, और फिर ब्लड है ना फ्री हो गया। ठीक है, साल्ट जो हमारा वेस्ट था ना उससे, और फिर वो क्या करती है, वेन है उसको वापसी भेज देती है हार्ट के पास में, कौन से, ट्यूब की हेल्प से, वेना कावा। ठीक है, अभी देखिए फिर बात आती है यूरेटर की। यूरेटर में दिस इज द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड द ट्यूब्यूल्स इज नोन एज यूरिन। देखिए वो क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट में है ना, फिर जो लिक्विड किस में छोड़ देते हैं, यूरेटर में। यूरेटर में जो लिक्विड आता है ना ट्यूब्यूल्स के से, वो कौन, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं भाई। ठीक है, और द नेफ्रॉन कैरी द यूरिन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। वो नेफ्रॉन क्या करता है, यूरिन को किस में कैरी करता है, कलेक्टिंग डक्ट में करता है। ये हमने अभी पीछे देखा था। ठीक है, और देन यूरिन एंटर इनटू द यूरेटर, उसके बाद यूरेटर में आता है, कलेक्टिंग डक्ट के बाद में। ठीक है, फिर से समझाता हूँ मैं, फिर से सुन सकते हो आप लोग। पहले हमारा बोमन कैप्सूल था, उसके अंदर ठीक है ब्लड कैपिलरीज थी, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। उसमें से फिल्ट्रेशन यूनिट लगी हुई होती हैं, वो फिल्ट्रेशन यूनिट सिलेक्टिवली चीज़ों को ही पास ऑन करती हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गई, ठीक है, हमारा यूरिया हो गया, और हमारे साल्ट हो गए इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आती है रीनल ट्यूब्यूल्स की बारी। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स वो क्या करती है, उसके अंदर से जो भी यूजफुल सब्सटेंस होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और जो हमारा वेस्ट होता है ना, जैसे यूरिया हो गया, उसको क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है, किसके पास भेज देती है, कलेक्टिंग डक्ट के पास भेज देती है। और जो कलेक्टिंग डक्ट है ना वो उसके पास रहता है, फिर वो बाद में किस में लीव कर देती है, उसको यूरेटर के अंदर छोड़ देती है। इन द लास्ट जो यूरिन है ना, यूरेटर से पास होता हुआ किस में चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाता है। ठीक है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना वो स्टोर करता है यूरिन को कुछ टाइम के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद में वो क्या कर देता है, उसको अल्टीमेटली बाहर निकाल देता है यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है,
और यूरेथ्रल स्पिंचर्स कीप द यूरेथ्रा क्लोज एक्सेप्ट ड्यूरिंग वॉइडिंग ऑफ द यूरिन। अभी देखिए जो यूरेथ्रा होता है ना, वहाँ पे स्पिंचर्स होते हैं। स्पिंचर्स का मतलब होता है एक टाइप से उसको ना बंद करके रखते हैं, ठीक है। वो कौन से होते हैं? यूरेथ्रल स्पिंचर्स होते हैं। और वो तब तक क्लोज रहता है जब तक हम यूरिन को बाहर नहीं निकाल देते, ठीक है। एक्ट ऑफ ए पैसेज ऑफ यूरिन आउटसाइड बॉडी इज कॉल्ड मिक्यूरेशन। अभी देखिए जो यूरिन को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है ना, तब आप यूरिन कर रहे होते हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मिक्यूरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? मिक्यूरेशन, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट कि नॉर्मली इट जो हेल्दी एडल्ट है ना, इनिशियली जो इनिशिएट फिल्ट्रेट इन द किडनी इज 180 लीटर 180 लीटर डेली का। देखिए जो हेल्दी पर्सन है उसकी बात कही गई है। वो लगभग क्या करता है भाई? एक दिन में 180 लीटर है ना, किडनी उसका ब्लड है, वो क्या कर देती है? प्यूरिफाई कर देती है, ठीक है। एंड अडल्ट मैन सीक्रेट 1 से 1.8 लीटर ऑफ द यूरिन 24 आवर। देखिए जो अडल्ट होगा ना, वो 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर क्या कर देते हैं? यूरिन प्रोड्यूस कर देते हैं भाई, ठीक है। और जो ह्यूमन यूरिन होता है ना, उसके अंदर 2 से 3% ही यूरिया होता है, और बाकी का 95% क्या होता है? वाटर होता है। यूरिन इज स्लाइटली येलोइश कलर होता है ऑफ द यूरिन, क्योंकि बिकॉज ऑफ यूरोकोर्म। किसके कारण होता है? यूरोकोर्म, इसके कारण, ठीक है। UROCHROME, यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? उसका येलोइश कलर होता है। ध्यान रखना, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अब बात आती है होमोडायलिसिस की। या आपने सुना होगा कि डायलिसिस पे है कोई पर्सन। तो देखिए आर्टिफिशियल किडनी या फिर होमोडायलिसिस बोलते हैं व्हेन किडनी सडनली फेल्स टू परफॉर्म इट्स जॉब, इट इज कॉल्ड रीनल फेलियर। अभी देखिए इसमें क्या हो जाता है कि जो है ना, ऐसे कहते हैं ना कि किडनी फेल हो गई, किडनी खराब हो गई, गुर्दे खराब हो गए किसी इंसान के। उसमें क्या होता है कि है ना, जो हमारा पर्सन है ना, उसका जो रीनल ट्यूब्यूल है ना, जो असेंशियल जो क्या कर रही थी, न्यूट्रिएंट्स थे, साल्ट्स थे, अमीनो एसिड थे, उनको एब्जॉर्ब कर पा रही थी वो, ठीक है। जो भी वेस्ट से निकल रहा था ना यूरिन, तो वो क्या हो जाता है? वो फेल कर जाता है। रीनल ट्यूब्यूल्स है ना, वो फेलियर हो जाता है उसका, ठीक है। उसको ही हम क्या बोलते हैं कि गुर्दे खराब हो गए, किडनी खराब होगी। वो किसके कारण होता है? रीनल ट्यूब्यूल्स होती है मेनली उसके, वो खराब हो जाती है तो किडनी को ही खराब बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, ग्लूकोज है, हमारा अमीनो एसिड है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो वो बाकी का सारा जो एसेंशियल कंटेंट है ना, वो सारा यूरिन के थ्रू बाहर निकलता चला जाएगा, ठीक है। परफॉर्म इट्स जॉब इज कॉल्ड रीनल फेलियर, देन द आर्टिफिशियल किडनी आर यूज टू सेव द पर्सन। अभी देखिए अगर वो हो गई तो हम पर्सन को कैसे बचा सकते हैं? डायलिसिस करके या फिर आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करके। दी प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस बोला जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारे ब्लड आ रहा है ना, वो उसको कनेक्ट कर देते हैं इससे। बट इसमें भी एक वही लिमिटेशन है भाई, डायलिसिस प्रोसेस के अंदर ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हम इसको, क्योंकि इसमें भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि वो बॉडी के अंदर तो नहीं जा सकते ना। तो इसको इससे भी इंसान है ना ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकता। बट ये है कि अगर पहले मरना होता तो बाद में थोड़ा सा जी सकता है, ठीक है। फिर बाद में मरेगा थोड़ा लेट, किसी की डेथ होगी, ठीक है। अभी बात आती है, देखिए जो आर्टिफिशियल किडनी ना, उसके अंदर नंबर ऑफ ट्यूब्स होते हैं, सेमी परमेबलिंग होती है, ठीक है। सस्पेंड कर देते हैं उसको एक टैंक से जो भर के डायलिसिस फ्लूइड का, ठीक है, लटका देते हैं उसको। दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए ब्लड। जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ना, उतना ही इसका फ्लूइड का होगा, एक्सेप्ट इसको छोड़ के डेट इट इज डिवोइड टू द नाइट्रोजिनस वेस्ट। जब है ना नाइट्रोजिनस वेस्ट है ना, उसको छोड़ के बाकी क्या क्या होगा भाई, हमारा जो प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होगा? ब्लड के फ्लूइड के बराबर होगा, ठीक है। द पेशेंट ब्लड्स इज पास्ड थ्रू द दीज ट्यूब्स ड्यूरिंग द पैसेज। अभी देखिए जो पेशेंट का ब्लड है ना, इन्हीं ट्यूब्यूल्स के थ्रू क्या होगा? पास होता चला जाएगा। द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड
पास इनटू द डायलिसिस फ्लूइड बाय द डिफ्यूजन। देखिए जो वेस्ट होगा ना वो ब्लड में ही पास ऑन कर दिया जाएगा, जो डायलिसिस फ्लूइड है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू उसके। तो दिस प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द पेशेंट। जो प्यूरिफाई होता है ना जो ब्लड होता है वो वापसी बैक भेज दिया जाता है पेशेंट की बॉडी में। ठीक है। इट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द किडनी, नो रीअब्जॉर्प्शन इन इट इज इन्वॉल्व। देखिए ये भी हमारा क्या होता है, इसमें भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब नहीं किए जाते इतने, बट ये है कि जो इंसान है ना जो पहले ही डेथ होनी होती है वो थोड़ा सा जल्दी जी जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जी जाता है भाई। ठीक है। और अदर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं, जैसे लंग्स होते हैं ना वो CO2 को रिमूव करते हैं, वाटर वेपर को करते हैं। लीवर प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द यूरिया एंड द बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस। उसको भी क्या करता है, लीवर काम करता है जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन का। स्किन भी करती है हमारे, लाइक NaCl हो गया, ग्लूकोज हो गया, फैट्स हो गई, वो पसीने के थ्रू बाहर निकाल देती है ना इससे, स्किन से। और जो इंटेस्टाइन ईटीजे, आपने देखा होगा कि कभी जो आपका पसीना आपकी टेस्ट किया हो कभी, तो वो क्या होता है, खारा होता है ना, बोलते हैं ना कड़वा खारा है भाई। ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो एनिसील की वजह से होता है। और इंटेस्टाइन इज एलिमिनेटिंग साल्ट, ग्लूकोज एंड द मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड आयरन। जो इंटेस्टाइन होते हैं वो भी एलिमिनेट कर देती है साल्ट को, ग्लूकोज को, मिनरल्स को, कैल्शियम आयरन को। जो फिफ्थ है, जो सिलेवरी ग्लैंड है ना वो भी हेल्प कर देती है हमारे एक्सक्रेशन ऑफ द हैवी मेटल्स को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, अदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एक्सक्रीशन में। अब बात आती है एक्सक्रीशन हमारे प्लांट्स के अंदर कैसे होता है भाई। द मेन वेस्ट प्रोडक्ट है ना प्रोड्यूस बाय द प्लांट, वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर क्यों कह रहे हैं भाई, जो और ऑक्सीजन भी, इवन दिन में तो ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट ही है प्लांट का। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना जो वाटर की वेपर होगी वो रात के टाइम पे वेस्ट प्रोडक्ट होती है, इसलिए इसको बोला गया है, यहाँ पे टाइप कर रखा है। ठीक है। द वेरियस मेथड यूज फॉर द प्लांट टू गेट देयर रीड ऑफ द देयर वेस्ट प्रोडक्ट एज फॉलो। कौन कौन से हैं वेरियस, अभी देखते हैं। जो प्लांट है ना गैसेस वेस्ट होता है, लाइक स्टोमेटा से ही कर देता है। ठीक है, या फिर लेंटिकल्स से कर देता है, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं वहीं से हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं। CO2 उनके लिए, और जो वाटर वेपर है ना प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। CO2 और वाटर उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन CO2 को सॉरी O2 को बाहर निकाल देते हैं, CO2 और वाटर वेपर को ले लेते हैं भाई दिन के अंदर। CO2 प्रोड्यूस होती है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा नाइट के टाइम पे। रात के टाइम पे हम CO2 को वेस्ट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, और ऑक्सीजन को वेस्ट प्रोडक्ट बोल सकते हैं दिन के टाइम पे। मैंने बताया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर या फिर ऑक्सीजन है ना उनका वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को वेस्ट प्रोडक्ट रात के टाइम पे कंसिडर करते हैं, दिन के टाइम पे ऑक्सीजन वेस्ट होता है उनका। वाटर वेपर इज एक्सक्रिएटेड बाय द प्लांट ऑल द टाइम। जो वाटर वेपर है ना एक्सक्रिएट किए जाते हैं सारे टाइम, तो उसी को क्या बोला गया है, एक्सक्रिएटरी पार्ट बोला गया है। ठीक है। द प्लांट गेट राइड देयर स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इन द शेडिंग ऑफ द लीव्स। देखो आपने देखे होंगे कि जो पत्तियां होती है ना प्लांट की वो गिर जाते हैं अपने आप से पेड़ से टूट के, तो वो उसमें क्या कर देते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना उसमें स्टोर कर देते हैं और फिर उसको सेड कर देते हैं, या फिर जो छाल होती है उनकी बॉडी के ऊपर उसमें स्टोर कर देते हैं, या फ्रूट में कर देते हैं। उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, प्लांट्स का। द प्लांट गेट राइट देयर द वेस्ट प्रोडक्ट बाय सिक्रेटिंग देम इन फ्रॉम द गम्स की फॉर्म में, रेजिन्स की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। प्लांट आल्सो एक्सक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस, सॉइल के अंदर भी छोड़ देते हैं भाई। ठीक है। और कुछ एक केस के अंदर क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो जो वेस्ट प्रोडक्ट फ्रूट के अंदर स्टोर कर देते हैं, और फ्रूट डीअटैच हो जाता है प्लांट से, और वो वेस्ट भी रिमूव हो जाता है हमारे फ्रूट के साथ साथ में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेफिड्स बोलते हैं। वेस्ट इज स्टोर्ड इन द फ्रूट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज इज कॉल्ड रेफिड्स बोला जाता है। रेफिड्स, RAPH IDES, रेफिड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है
कि हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट फूड के अंदर स्टोर हो जाता है वो फ्रूट किसके सॉलिड फॉर्म की, सॉलिड बॉडीज की फॉर्म, उसको रेफिड्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे याम हो गया, याम हमारा जमीकंद होता है, ठीक है, जिसको एलिफेंट फ्रूट बोला जाता है। तो है जी नीडल शेप्ड रेफिड्स होता है इनके सरफेस के ऊपर। अभी देखिए मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ये जमीकंद है ना, ये एक बात कही गई है, ये नीडल शेप, ठीक है। ये किसका एग्जांपल हो गया, हमारे रेफिड्स का। एक टाइप से जमीकंद कैसे होता है। कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूरिक एसिड इज कॉमनली एक्सक्रेटेड फ्रॉम द बर्ड्स ड्रॉपिंग। देखिए जो बर्ड्स की जो बीट होती है ना, बोलते हैं, उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है। कमर्शियली एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो बर्ड्स की ड्रॉपिंग से यूरिक एसिड। और एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिया इन द ब्लड इज नोन एज यूरेमिया। देखो जो यूरिया का एक्यूमुलेशन होता है ब्लड में, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेमिया। और 1100 से 1200 ml जो बॉडी है ना, रिचेज पर मिनट, सॉरी ml है भाई, ये बॉडीज नहीं है, ब्लड है। 1100 से 1200 जो ml है ना, वो रीच आउट करता है हमारा पर मिनट में। 1 मिनट में किडनी से कितना ब्लड है वो रीच आउट करता है, 1100 से 1200 ml, ठीक है। और किडनी आउट ऑफ 125 ml मिनट इज फिल्ट्रेट, ठीक है। 1100 से 1200 करती है, लेकिन उसमें से 125 ml हमारी फिल्ट्रेट कर पाती है। जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन्स, प्लेटलेट्स और नॉन फिल्ट्रेटेबल होते हैं, ठीक है, ये जितने भी नॉन फिल्ट्रेटेबल होते हैं भाई। और किडनी स्टोन होता है ना, वो रिनल का कैलकुली होता है, ठीक है। वो किसके कारण होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है, ठीक है। कैल्शियम के ऑक्जेलेट के कारण ही किडनी स्टोन बनता है, जिसको हम पथरी बोलते हैं, ठीक है। यही थे भाई हमारे एक्सक्रीशन के बारे में। इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। जितना ये चैप्टर मैंने आपको करवाया ना, इससे बाहर क्वेश्चन है आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लिया, लाइन टू लाइन पढ़ लिया और वर्ड टू वर्ड को अच्छे से समझ लिया, तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी पूरी बायोलॉजी के अंदर। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जितना मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप जो नंबर है ना, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप टाइप कर सकते हो नंबर पे, जो मैसेज है ना उस पर, ठीक है। और हमारे मिशन एचयू को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, जिससे आपको आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि भाई हाँ, कि जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है, अपनी तैयारी कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद।